इसमें पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास का वित्तीय चरण 1858 तथा उसके पश्चात। तो इसमें भारत में ब्रिटिश पूंजीवाद के निवेश को खोलना, भारत जो है अब उसमें पूंजीवाद आएगा, यानी विदेश की पूंजी भारत में निवेश की जाएगी, तो पूंजीवाद के लिए खोल दिया जाएगा। और 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने की नीति अपनाई जाएंगी। तो राजनीतिक नीति जो है इसकी, राजनीतिक नीति प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, पांचों नीतियाँ इसी के अनुसार होंगी। तो राजनीति में होगा कि भारत के संदर्भ में विस्तारवादी नीति को छोड़ दिया जाएगा तथा बदले में अपेक्षित प्रसार पर बल दिया जाएगा। तो विस्तार की नीति अब छोड़ेंगे। और प्रशासनिक व्यवस्था में इस प्रकार के सुधार लाना जिसमें 1857 के विद्रोह जैसी घटना प्रवृत्ति ना हो। अब 1857 का विद्रोह ना हो, इसलिए ऐसा प्रशासन लाएंगे। भारत में बड़ी मात्रा में वित्त का आगमन होगा विदेश से। भारत में वित्त, पैसा आएगा, पूंजी निवेश होगा यानी। और औद्योगिकरण के लिए प्रयास नहीं होगा, लेकिन उद्योग नहीं लगाए जाएंगे। और 1857 के विद्रोह से घबराकर सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाया जाना, समाज में हस्तक्षेप की, अब समाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और क्योंकि फिर आरंभ में ब्रिटेन के द्वारा नक्सलवादी विभाजन पर बल दिया जाना और तत्पश्चात सांप्रदायिक विभाजन पर बल दिया जाएगा। तो संस्कृति में सांप्रदायिक विभाजन करेंगे अब ये। तो उपनिवेश का वित्तीय चरण, तो उपनिवेश बाद आएगा इसमें भारत को ब्रिटिश पूंजीवादी निवेश के लिए खोल दिया गया है। तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय हो गया था। कौन? पूंजी वहाँ बहुत मात्रा में जुड़ गई थी। तथा अब ये प्रश्न था कि ये पूंजी को कहाँ निवेश किया जाए कि पूंजी अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके। चूँकि उपनिवेश में श्रम सस्ता था, इसीलिए पूंजी पर अधिक मुनाफे की गुंजाइश थी। अतः 1858 के पश्चात भारत में बड़ी मात्रा में ब्रिटिश पूंजी का आगमन हुआ। यह पूंजी रेलवे, खनन और नौ परिवहन क्षेत्र में सरकारी खर्च, चाय, कॉफी बागान इत्यादि के क्षेत्र में लगाई गई थी। तो ये पूंजी भारत आई और यहाँ लगाई गई। और इस काल में भारत सरकार एक महत्वपूर्ण दायित्व रहा था कि भारत की ब्रिटिश पूंजी के निवेश को प्रोत्साहन देना। तो भारत की जो सरकार काम कर रही थी उसका काम अब ये बचा था कि पूंजी के निवेश को प्रोत्साहन दिया। वो पहले पूंजी के बाजार बना रही थी, अब यहाँ निवेश को प्रोत्साहन देना था। भारत में ब्रिटेन की ओर से कर्ज की अदायगी। भारत में 1857 के महाविद्रोह जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना इसका उद्देश्य था। तो 1857 के महाविद्रोह के समय भारत में ब्रिटिश शासन का लगभग खात्मा हो चुका था। अतः इस घटना ने ब्रिटिश में बड़ी सीख दी और 1857 के पश्चात ब्रिटिश नीति मुख्य बल रहा था कि 1857 के महाविद्रोह जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाए, यानी अब दोबारा ऐसी घटना ना हो। तो इनकी राजनीति मतलब नीतियाँ थी। अब राजनीतिक नीति में क्या था? 1857 के महाविद्रोह से ब्रिटिश सरकार ने बड़ी सीख ली और उस विद्रोह के माध्यम महसूस किया कि यह विद्रोह मुख्यतः नियंत्रण वाले क्षेत्र से घटित हुआ था, यानी जहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण लिया था वहाँ घटित हुआ था, जबकि अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र में अपेक्षाकृत शांत रहा था। इसीलिए ब्रिटेन क्राउन जो है महारानी, उन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण की जगह अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल दिया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा आई और उसने भारतीय राज्यों के विलय की जो नीति थी उसका परित्याग किया। साथ ही भारतीय शासकों को यह आश्वासन दिया गया कि कंपनी के द्वारा उनके साथ जो भी अनुबंध अथवा समझौते किए गए हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाए। परंतु उसका अर्थ यह नहीं था कि इस घोषणा के पश्चात ब्रिटिश क्राउन और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों का आधार बदल चुका है, मतलब संबंधों का आधार नहीं बदलेगा। तो भारतीय राज्यों के बीच संबंधों का आधार बदल चुका है, बल्कि केवल ब्रिटिश क्राउन ने अपने कार्य करने का तरीका बदला था और प्रत्यक्ष नियंत्रण की जगह अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल दिया और व्यवहार में भारतीय राज्य अपनी शक्ति
शक्ति और प्रभाव खोते रहे थे। व्यवहार में भारत के राज्य थे उनकी शक्ति कम होती रही थी और प्रभाव भी उनका कम हो गया था। 1876 में लॉर्ड लिट्टन द्वारा राजकीय उपाधि अधिनियम लाया गया। इसके आधार पर महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बन चुकी थी। 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। तो 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया जिसमें भारतीय शासकों को शामिल होना पड़ा। अब इनकी वास्तविक शक्ति सामंत की तरह हो गए थे ये राजा, और ब्रिटिश क्राउन की तय करने लगी कि किस शासक को कौन सी उपाधि और कितनी तोपों की सलामी दी जाए। तो ब्रिटिश क्राउन तय करने लगी थी उन राजाओं को। अब इस महाविद्रोह के पश्चात लॉर्ड कैनिंग द्वारा भारतीय शासकों के संबंध में नई नीति आरंभ की गई। तो लॉर्ड कैनिंग ने नई नीति बनाई। इनके अनुसार भारतीय शासक और कुलीन सामान्य भारतीयों के नेता होते हैं। तो जो कुलीन होते हैं, शासक होते हैं, वो सामान्य भारतीयों के नेता होते हैं। अतः जब ब्रिटिश का उन पर प्रभाव रहेगा तो ब्रिटिश शासन सुरक्षित रहेगा। इस नीति के तहत उन्होंने भारतीय राज्यों को संरक्षण देने आरंभ किया, परंतु आगे इन राजाओं को ब्रिटिश ने संकेत दिया कि उन्हें तभी तक संरक्षण प्राप्त होगा जब तक उनकी अपनी प्रजा पर प्रभाव रहेगा। मतलब उन राज्यों का अपनी प्रजा पर प्रभाव है तभी तक उन्हें संरक्षण है, क्योंकि तभी वे शासक ब्रिटिश के लिए उपयोगी हो पाएंगे। तो इस काल में आधुनिक यातायात और संचार के रूप में रेल टेलीफोन का विकास हो रहा था। भारतीय शासकों पर यह दबाव था कि वे रेलवे टेलीग्राफ की लाइन को अपने क्षेत्र में ले जाने से नहीं रोक सकते थे। इस तरह व्यवहारिक रूप से आधुनिक यातायात संचार के माध्यम से भारतीय ब्रिटिश के साथ जकड़े जा चुके थे। वो प्रशासन की नीति आएगी। इस दौर में अंग्रेजों की प्रशासनिक नीति का मूल उद्देश्य भारतीयों को संतुलित किए बिना भारतीय प्रशासन पर अपनी पकड़ को मजबूत करना था। तो भारत का जो प्रशासन है, तो भारत के प्रशासन पर अपनी पकड़ को उन्होंने मजबूत करना था। तो ब्रिटिश क्राउन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया अब, और प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथों में लिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब समाप्त हो रही है यहाँ, और शासन अब सीधी संसद के पास जाएगा। भारत के प्रशासन के लिए लंदन में एक राज्य सचिव की पद का सृजन किया गया। यह भारतीय प्रशासन का मुख्य अधिकारी, तो भारत के प्रशासन का मुख्य अधिकारी राज्य सचिव होगा, लंदन में बैठेगा। उसके कार्य की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन होगा। तो जो सचिव है उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। भारत का प्रशासन गवर्नर जनरल के हाथों में ही रहेगा। तो भारत का जो प्रशासन है गवर्नर जनरल के हाथों में ही रहा, तथा प्रांतों में भी गवर्नर जनरल बने रहे, किंतु भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। तो प्रांतों में भी गवर्नर बने रहे, लेकिन भारत का जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय कहलाने लगा। अब ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि था, पहले कंपनी का था, ब्रिटिश ताज का हो गया। 1861 के अधिनियम के आधार पर प्रशासनिक शक्ति का पृथक्करण, तो 1861 का जो अधिनियम आया उसमें शक्ति पृथक्करण कर दिया। उदाहरण के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रांतों के पास फिर से वापस आ गई। तो प्रांतों के पास क्या है, शक्ति आ गई कानून बनाने की शक्ति प्रांतों के पास थी। यह प्रक्रिया 1919 के बाद शासन अधिनियम तक पूरी हो चुकी थी। फिर वित्तीय शक्तियों के वित्तीय शक्तियाँ जो थी उनके हस्तांतरण की प्रक्रिया लॉर्ड मेयो काल में शुरू की गई, और लॉर्ड लिट्टन और रिपन के काल में काफ़ी विकास हो गया। तो वित्त की शक्ति का हस्तांतरण पर भी काम किया गया। सिविल सेवा की सुधार के लिए पहली बार एक नई सेवा के रूप में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस की शुरुआत की गई, और इस सेवा में कुछ कुलीन भारतीय प्रतिनिधित्व दिया जाता था। कुलीन भारतीयों को प्रतिनिधित्व इसमें प्राप्त हुआ। सैन्य सुधार की दिशा में उठाए गए कदम, तो सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या को यूरोपीय सैनिकों की संख्या द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया। तो सेना जो थी, तो सेना में जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों की संख्या को क्या किया, यूरोप की संख्या से प्रतिसंतुलित किया गया, यानी यूरोप की संख्या के लोग भी
अब बढ़ाए गए। तोपखाने और महत्वपूर्ण विभाग को केवल ब्रिटिश रेजिमेंट के अंतर्गत रखा गया। भारतीय रेजिमेंट को जाति और क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया। तो जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया भारतीय रेजिमेंट को, यानी सेना को, ताकि वे संगठित ना हो सकें। फिर लड़ाकू जाति के सिद्धांत के तहत राजनीतिक दृष्टिकोण से सजग क्षेत्रों में सैनिकों की नियुक्ति को हतोत्साहित किया गया। तो लड़ाकू जाति हैं, तो उनके सिद्धांत के तहत राजनीतिक दृष्टि से सजग क्षेत्र थे, उनमें सैनिकों की नियुक्ति को हतोत्साहित किया गया। भारत में 61 के अधिनियम द्वारा पुलिस प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। तो 1861 का जो अधिनियम आया उसमें पुलिस प्रशासन का पुनर्गठन हुआ, यानी पुलिस फिर से गठित की गई। 1858 के पश्चात भारत में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में किए जाने वाले सुधारों का मौलिक उद्देश्य 1857 की महाविद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना था, इसका परीक्षण करना है। तो 1858 का जो अधिनियम आया वो 1857 की किसी क्रांति द्वारा ना हो, इसके लिए मतलब था। 1858 के वर्ष को भारत ब्रिटिश शासन का इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ। 1858 में भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ले लिया। ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, अपने हाथों में ले लिया था। भारत में अनेक प्रकार के प्रशासनिक सुधार के लिए पहल की गई, परंतु गौर से देखने पर ज्ञात होता है कि सुधार महज ढांचे के स्तर पर रहा, उद्देश्य के स्तर, यानी उद्देश्य उनका वैसा ही था, उद्देश्य नहीं बदला। भारत के प्रशासन के लिए लंदन में एक महासचिव, जो भारत का सचिव है, सचिव के पद का एवं उनके कार्यों की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। भारत में गवर्नर जनरल और गवर्नर पहले की तरह कायम रहे, यानी भारत में जो गवर्नर जनरल था वायसराय बन गया और गवर्नर तो पहले की तरह रहे, किंतु भारत में गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। 1861 के अधिनियम के आधार पर विधि निर्माण विकेंद्रीकरण और उसके पश्चात वित्तीय विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन। तो विधि निर्माण में विकेंद्रीकरण, यानी केंद्र प्रांतों को दी जाए, और वित्त के विकेंद्रीकरण के लिए भी प्रयास किए गए, परंतु भारतीयों को कोई भागीदारी नहीं थी, इसमें भारतीयों की भागीदारी नहीं थी। फिर सेना और पुलिस के क्षेत्र में भी पहल की गई, परंतु सेना के क्षेत्र में और पुलिस के क्षेत्र में सुधार। इनका उद्देश्य भारत को ज़्यादा कठोर नियंत्रण बनाए रखना था। उसी प्रकार सिविल सेवा तथा लोक सेल्फ गवर्नेंस जैसे सुधार महज भारतीय राष्ट्रवादियों के बहलाने के लिए किए गए थे। फिर कुल मिलाकर उपयुक्त जो भी सुधार दिखते हैं वे ऊपरी की सतही थे, उनका वास्तविक उद्देश्य भारत पर अधिक सक्षम नियंत्रण स्थापित करना ही था। आर्थिक नीति है, तो कृषि में क्या हुआ, आर्थिक नीति भू राजस्व की पुरानी पद्धति प्रचलित रही, अर्थात स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था पहले की तरह कायम रही। तो पहले की तरह कृषि व्यवस्था कायम रही क्योंकि उन्हें लाभ था उसमें। फिर सरकार द्वारा किसानों की सुरक्षा के लिए कदम उठाकर अपने प्रभाव को क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास किया गया। जैसे 1885 का बंगाल रैयत अधिनियम के द्वारा किसानों को जमीन के सुरक्षा एवं 1879 के दक्कन सहायता कानून और 1900 में पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट द्वारा किसानों को महाजनों से रक्षा के लिए प्रयास किए। दिखावटी ये काम किए गए महाजनों से रक्षा के लिए, इनसे कौन रक्षा करेगा। फिर अकाल एवं ग्रामीण व्यवस्था जैसी और ज्वलंत समस्या को भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया। तो जब ऋणग्रस्तता बढ़ी, अकाल पड़े, तो भारत के जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने उस समस्या को उठाया। गृह व्यय यानी प्रत्येक वार्षिक ऋण और ब्याज की रकम भारत से लंदन हस्तांतरित होने लगी। तो गृह व्यय यानी प्रत्येक वर्ष ऋण के रूप में, ऋण चुकाने के लिए जो रेल बिछाई थे उनके रूप में भारत से रकम इस तरह से जाने लगी। औद्योगिकरण की प्रवृत्ति यानी भारतीय पूंजीपतियों की पहल पर भारत में औद्योगिकरण आरंभ हुआ। थोड़ी जो भारत के पूंजीपति थे उन्हीं ने उद्योगों को आरंभ किया था।
फिर भारत में ब्रिटिश पूंजी का आगमन, गृह व्यय की समस्या। पूंजी आई तो अब उसका निवेश हुआ और फिर भारत की पूंजी ब्याज चुकाने में लग गई इनकी। 1858 के पश्चात भारत में बड़ी मात्रा में ब्रिटिश पूंजी का आगमन हो रहा था। यह पूंजी निम्न कारण से आ रही थी। पहला, ऋण के रूप में, यानी रेल के लिए सरकारी खर्च आदि का पर ऋण लिया गया था, सरकार के खर्च के लिए ऋण लिया गया था। यह ऋण ब्याज के साथ वापस जा रहा था, तो ब्याज के साथ वापस जा रहा था। तो फिर निवेश के रूप में जहाजरानी उद्योग, खनन उद्योग, जहाजों के उद्योग हुए, खनन के उद्योग हुए, चाय एवं कॉफी बागान उद्योग, व्यापार में निवेश आदि। तो चाय जहाज उन्हें बनाने थे, खनन करना था, फिर उद्योग लगाने थे कुछ चाय आय के बागान, इनमें सब में उन्होंने पूंजी का अपना निवेश किया और मुनाफे के साथ लंदन वापस गई वो पूंजी। फिर गृह व्यय से क्या तात्पर्य है? तो गृह व्यय से तात्पर्य प्रति वर्ष भारत से लंदन की ओर एक निश्चित रकम का हस्तांतरण। यह रकम भारत सरकार का दायित्व था। इसमें कई मुद्दे शामिल थे, जैसे रेल पर प्रत्याभूति ब्याज, रेल जो बिछाई गई थी उस पर ब्याज जा रहा था वहाँ। सरकारी कर्ज लिया था तो उसका ब्याज चुकाना पड़ रहा था। ब्रिटेन में भारतीय सैनिकों के लिए जाने वाली सैनिक सामग्रियों की खरीद और महासचिव लंदन ऑफिस के लिए खर्च। तो महासचिव की जो लंदन ऑफिस के जो खर्च हैं उसके लिए पैसा जा रहा था, सैनिकों की सामग्री उनके लिए खर्च जा रहा था, जबकि शासन वो कर रहे थे। फिर अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, जो रिटायर हो उनकी पेंशन जा रही थी। यह गौर करने वाली बात है कि गृह व्यय में ब्रिटिश ऋण राशि, यानी ब्रिटेन ने ऋण राशि लेकर भी ब्रिटिश ऋण की राशि शामिल है। तो ब्रिटेन ने, परंतु निवेश की राशि शामिल नहीं है। तो इसमें निवेश का ऋण व्यय की राशि शामिल है और निवेश जो किया उसकी नहीं बात कर रहे हैं। तो गृह व्यय को भुगतान के प्रकार क्या थे? तो राज्य सचिव के लिए भुगतान होता और भारतीय राज्यों के खाते के लिए हो रहा था ऋण। जैसे बागवानी है, बागवानी में उन्होंने किया तो उसके लिए। फिर इस तरह गृह व्यय की वसूली हो रही थी। गृह व्यय की प्रकृति के बारे में विवाद क्या था? तो दादा भाई नौरोजी ने गृह व्यय की आलोचना करते हुए उसे धन की निकासी करार दिया कि धन भारत से जा रहा है। उन्होंने इसके आधार की आलोचना की, जैसे ब्रिटिश ने अत्यधिक ब्याज और ऋण लेकर रेलवे की पूंजी लगाई, जबकि भारत में जरूरत सिंचाई व्यवस्था की थी। तो रेल व्यवस्था तो उन्होंने अपने लिए लगाई थी, जबकि भारत में सिंचाई की व्यवस्था की जरूरत थी। और सिंचाई व्यवस्था का विकास ना कि रेल का विकास जरूरी था। तो जरूरत के उन्होंने अपनी पूरी की। फिर ब्रिटिश ने जो पूंजी रकम निवेश की थी वह कोई नई रकम नहीं थी, बल्कि वह रकम थी जो ब्रिटिश पहले उठाकर ले जा चुके थे। अगर सिविल सेवा और भारतीयकरण कर दिया जाता तो भारत से लंदन की ओर रकम भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी भारत के लोग काम करते उस प्रशासन में, क्योंकि अवकाश प्राप्त अधिकारी भारत के अंदर ही रहते। जो अवकाश मतलब रिटायर अधिकारी भारत में ही रहते, लेकिन सारे अधिकारी तो वहाँ के थे। फिर मैरीसन जैसे ब्रिटिश पक्षधर विद्वान, मैरीसन जो ब्रिटिश के पक्ष में बोलेंगे, विद्वानों ने धन की निकासी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। उनके अनुसार गृह व्यय की रकम अधिक नहीं थी, फिर वह रकम भारत के विकास के लिए आवश्यक थी, यानी वो रकम ज़्यादा नहीं थी और भारत के विकास के लिए आवश्यक थी। संतुलित विचार, तो यद्यपि गृह व्यय के संपूर्ण रकम धन की निकासी नहीं थी, यानी गृह में जो व्यय किया गया तो पूरी रकम धन की निकासी नहीं थी, किंतु उसका एक बड़ा भाग धन की निकासी अवश्य थी, जबकि एक भाग उसका भारत पे खर्च भी हुआ था। तो क्या केवल गृह व्यय के एक भाग को ही धन की निकासी के अंतर्गत रखा जाना चाहिए? उसमें और भी मदद शामिल होनी जरूरी है। तो इस पर शामिल होना जरूरी है। निम्न मुद्दे हैं, जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन वह भाग जो यहाँ से बचाकर लंदन भेजते थे, तो वो तो
पैसा भारत का चला गया, तो वेतन जो बचा कर वो लंदन भेज देते थे वो चला गया। फिर ब्रिटिश व्यापारियों का जो मुनाफा था वो भारत से ब्रिटेन चला जाता था। तो 1870 के दशक में जब स्वर्ण आधारित ब्रिटिश पाउंड की तुलना में चांदी आधारित भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ तो निकासी की वास्तविक रकम बढ़ गई थी। तो चांदी का मूल्य कम हो गया भारत के रुपए में, भारत में चांदी के सिक्के थे। तो धर्म की निकासी पर दादा भाई नौरोजी के विचार की सीमाएं समझाना है। तो वे सिद्ध करना चाहते हैं कि जो रकम भारत से बाहर हस्तांतरित हुई वह धन नहीं था बल्कि पूंजी थी, भारत की पूंजी थी, वो जो विदेश चला गया। भारत में शोषण के लिए कार्य करने मतलब भारत में कार्य करने वाले बस मुट्ठी भर अंग्रेज उत्तरदायी हैं शोषण के लिए। तो क्यों मुट्ठी भर अंग्रेज नहीं, भारत के लोग भी तो कुछ थे उसमें। वे धन की निकासी के आकलन में सिर्फ सरकारी हस्तांतरण की गणना करते हैं, निजी तौर पर किए जाने वाले हस्तांतरण की नहीं। यानी वहाँ के जो अधिकारी थे वो निजी तौर पर भी तो व्यापार करने लगे थे, निजी तौर पर भी हड़प रहे थे। फिर भी दादा भाई नौरोजी को इस बात का श्रेय अवश्य मिलना चाहिए कि वे ऐसे आर्थिक चिंतक हैं जिन्होंने कार्ल मार्क्स के बाद औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की इतनी व्यापक आलोचना की है। फिर है आधुनिक भारत उद्योग का उदय। भारत में आधुनिक उद्योगों का उदय कैसे हुआ? तो भारत के जो पूंजीपति थे उनके द्वारा पश्चिमी तट पर कपास से निर्मित वस्तुओं के उद्योग पर आधारित उद्योग की आधारशिला रखी गई। तो भारत के पश्चिमी तट पे कपास के निर्माण के संबंध में भारत के पूंजीपतियों ने उद्योग लगाए। और कावसाजी यानी नाना भाई के नेतृत्व में मुंबई के पास भड़ोच में पहली बार सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत की। तो भड़ोच में गुजरात में है जी शायद, तो उसकी वहाँ शुरुआत की। तत्पश्चात बहुत जल्द ही पश्चिम के तट पर सूती वस्त्र के कई उद्योग शुरू कर दिए। तो भारत के पूंजीपतियों ने शुरू किए उद्योग। 1855 में एक ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड ने बंगाल के रिसार में, तो जो पूंजीपति थे भारत के ऑकलैंड, उसने बंगाल के रिसार में पहली आधुनिक जूट मिल की स्थापना की। तो पहली आधुनिक जूट मिल की स्थापना की ऑकलैंड ने बंगाल में। तत्पश्चात बंगाल जूट मिल उद्योग का प्रमुख केंद्र बन गया। फिर ब्रिटिश नीति का जोर भारत में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करने का नहीं था, मतलब वो भारत में उद्योग को नहीं बढ़ाना चाहते थे। इसलिए औद्योगिकरण की मांग में कई बाधाएं सामने आई जो निम्न प्रकार है, यानी बाधाएं भी डालते रहे वो। तकनीकी शिक्षा की कमी और प्रशिक्षित श्रमिकों की कमियां थी, तकनीकी लोग नहीं थे और प्रशिक्षण भी नहीं था किसी को। फिर साख की अनुपस्थिति, क्रेडिट यानी जो मिलता था पैसे के लिए क्रेडिटेड, तो उसकी नहीं थी। फिर ब्रिटिश प्रबंधन एजेंसियों का पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, ब्रिटिश की जो एजेंसी थी वो पक्षपात कर रही थी। भारतीय उद्योगों के संरक्षण में आभास, यानी भारत के उद्योग जो थे उनको संरक्षण कोई नहीं दे रहा था। भारत में औद्योगिकरण की प्रगति कैसे हुई, तो कैसे युद्ध हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोपीय अर्थव्यवस्था में संकट का दौर आरंभ हो गया। तो यूरोप में अब क्या हुआ, संकट आया और इस स्थिति का लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को मिला। इस अवधि के दौरान भारतीय पूंजी का निवेश सीमेंट उद्योग, तो भारत में क्या, भारत की जो पूंजी थी उसमें ने सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, कांच उद्योग, लोहा, इस्पात आदि के उद्योगों में हुआ। तो भारत ने इसमें इतने सारे उद्योगों में लगाई अपनी पूंजी। फिर विश्व आर्थिक मंदी 1929 में विश्व में आर्थिक मंदी आई। यह पूंजीवाद का दूसरा संकट था। वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान पश्चिमी पूंजीवादी देशों में मांग और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी। मांग की श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में होने
वाले आयात में कमी आई। यूरोप से जो आयात हो रहा था तो उसमें कमी आ गई। इसका लाभ घरेलू पूंजीपतियों को मिला और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इन देसी पूंजीपतियों द्वारा नवीन उद्योगों की स्थापना की गई। तो नवीन उद्योग बनाए गए भारत में मांग को पूरा करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध, इस अवधि के दौरान भी भारतीय उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ। तो मंदी आ गई, प्रथम विश्व युद्ध हो गया यहाँ, फिर विश्व आर्थिक मंदी दूसरी आ गई और फिर दूसरा युद्ध हो गया। तो ब्रिटिश भारतीयों के प्रति जो प्रश्न है कि ब्रिटिश भारतीयों के प्रति पितृवत चिंतन व्यक्त करते थे। ब्रिटिश जो थे वो भारतीयों के प्रति पिता के समान चिंता व्यक्त करते थे, परंतु ब्रिटिश शासन के अंतर्गत घटित होने वाले बार बार अकाल उनकी वास्तविकता की पोल खोल देते हैं। तो टिप्पणी करना है। तो ब्रिटिश भारतीयों को ये साहस दिलाने का प्रबल प्रयत्न कर रहे थे कि वे भारतीय के शुभचिंतक हैं। तो ब्रिटेन लोग ये विश्वास दिलाते थे कि हम शुभचिंतक हैं, परंतु उस काल में बार बार घटित होने वाले अकाल और उन अकालों में अकाल हो रहे थे, अकालों के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया अलग प्रकार की वास्तविकता को दर्शाती है। तो ब्रिटिश ने जो प्रतिक्रिया वो अलग ही थी, उनकी साम्राज्यवादी स्वार्थ को दर्शा गया है। इस इतिहास के अधिकांश कालों को अकाल के लिए जलवायु संबंधी कारक उत्तरदायी मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा अकाल के लिए, परंतु ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ब्रिटिश शासन में जो भी घटित हुआ वो अकालों के लिए बहुत हद तक ब्रिटिश नीति उत्तरदायी थी। अकाल तो था ही लेकिन ब्रिटिश नीति उत्तरदायी थी। किसान पर भू राजस्व का अत्यधिक भार था, कारीगरी उद्योगों का पतन हो गया था, फिर नकदी फसलों से खेती में मोटे अनाजों की पैदावार गिर गई थी और भारत से बाहर अनाजों का निर्यात हो गया था अनाजों का। ये सबसे बढ़कर अकाल की दूर करने के लिए ब्रिटिश ने कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया। 1877 से 78 में गुजरात एवं दक्कन के अकाल के पश्चात उस पर विचार करने के लिए स्टैंची कमीशन का गठन हुआ। इसकी अनुशंसा पर 1883 में अकाल संहिता निर्मित की गई। तो अकाल संहिता 1883 में निर्मित हुई और उसके प्रावधान था कि अगर 3/4 फसल नष्ट हो जाए, तो एक 1883 में उन्होंने प्रावधान किया था अकाल के संबंध में कि अगर 3/4 फसल नष्ट हो जाए, 3/4 फसल नष्ट हो जाए तो भू राजस्व की राशि माफ़ कर दिया, यानी भूमि की जो राजस्व लगता है टैक्स वो माफ़ किया जाएगा। किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता था, मतलब व्यवहार में वो करते ही नहीं थे। तो सबसे बढ़कर किसान की पहली ज़रूरत थी भू राजस्व के दबाव कम करना, परंतु इस पर ब्रिटिश सरकार कोई भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं थी। फिर इस भारतीयों के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर था, तो कहते कुछ थे और करते कुछ थे। हमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के आधुनिक उद्योगों पर आलोचनात्मक टिप्पणी करना है। तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखकों ने भारत के आधुनिकीकरण का श्रेय ब्रिटिश को देते हैं, यानी ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी लेखक हैं क्योंकि भारत में आधुनिकीकरण ब्रिटिश के कारण आया है, वो ऐसा कहते हैं। ये दावा किया कि ब्रिटिश ने भारत में औद्योगिकरण किया है, परंतु सूक्ष्म परीक्षण करने पर के पश्चात निम्न बातें प्रकट होती हैं कि प्रथम ब्रिटेन ने सदा भारत के उद्योगों के विकास को रोकने का प्रयास किया था। इसका कारण था भारत का विकास ब्रिटिश विनिर्माण वस्तुओं के उत्पाद के रूप में करने का प्रयास, यानी ब्रिटेन की जो विनिर्माण वस्तुएं हैं वो भारत में बेचना था उन्हें। भारत की वस्तुएं चलने नहीं तो उनको कैसे बिकेगा। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने बैंकों, मैनेजमेंट एजेंसियों आदि के क्षेत्र में भारतीय उद्योगों के साथ एक प्रकार का भेदभाव किया था, यानी बैंक से लोन नहीं देना, मैनेजिंग एजेंसियां हैं जो सब, उनके सबके कारण उन्होंने भेदभाव किया था ब्रिटिश के उद्योगों के लिए। दूसरे भारतीय पूंजीपतियों ने ब्रिटिश विरोध के बावजूद अपने प्रयास से उद्योगों के लिए पहल की। आगे की घटनाओं से यह ज्ञात होता है कि भारत के जो औद्योगिकरण थे
उन्हें अपनी पहल से उद्योग लगाए थे। फिर भारत के उद्योगों की प्रगति तब हुई जब भारत पर ब्रिटेन का औद्योगिक नियंत्रण कमजोर हो गया। तो भारत में उद्योग तब विकसित हुए जब उनका नियंत्रण कमजोर हुआ। इसे निम्न कारणों से जोड़ सकते हैं। जैसे पहला विश्व युद्ध हो गया। इस काल में ब्रिटिश पूंजी का मुख्य कार्य क्षेत्र ब्रिटेन हो गया, यानी ब्रिटिश की जो पूंजी थी वो सिर्फ ब्रिटेन में लगने लगी, तथा भारत पर ब्रिटिश पूंजी का दबाव थोड़ा कम हुआ। तो भारतीय पूंजीपतियों ने इसका फायदा उठाते हुए नए क्षेत्र में पूंजी का विस्तार किया। उदाहरण के लिए लौह इस्पात और कागज उद्योग लौह इस्पात उद्योग, कागज उद्योग और सीसा उद्योग, माचिस उद्योग आदि। इस अतिरिक्त घनश्याम दास बिरला और हुकुमचंद ने बंगाल में उद्योग स्थापित किए। तो इन्होंने उद्योग स्थापित किए करने के लिए कदम रखे। इस काल में भारतीय पूंजीवाद का एक स्वाभाविक परिणाम था। 1927 में फिक्की का गठन। फिर 1928-30 में मंदी आ गई थी विश्व में। इस मंदी के काल में संकट का सामना करने के लिए ब्रिटिश पूंजी भारत से निकाली गई। तो ब्रिटेन की पूंजी क्या है, भारत से अब बाहर चली गई और इसका फायदा भारत के पूंजीपतियों को मिला। फिर दूसरा था द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के काल में भारतीय पूंजीपतियों ने ब्रिटिश पूंजी के संकट का फायदा उठाया और नए क्षेत्र में विस्तार किया। फिर स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विल्पन विद्रोह किस प्रकार भारत के प्रति ब्रिटिश नीति के विकास क्रम में ऐतिहासिक मोड़ था। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ तो फिर उसमें भारत की ब्रिटिश की नीति किस तरह से बदली थी। तो 1857 के विल्पन ने भारत में ब्रिटिश शासन को लगभग समाप्त कर दिया था। अतः यह इस विल्पन के दमन के पश्चात विप्लव के दमन के पश्चात भारत में ब्रिटिश नीति पहली प्राथमिकता रही थी उसकी पुनरावृत्ति की भावना को समाप्त करने, यानी दोबारा ऐसी घटना ना हो, ये समाप्त किया जाए। फिर 1858 के पश्चात भारत के संबंध में ब्रिटिश नीति को उपयुक्त उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। जैसे उनका उद्देश्य बदल गया था, किस तरह था, तो भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लिया गया। महारानी विक्टोरिया की प्रसिद्ध घोषणा ये है जिसमें भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले लिया गया और महारानी विक्टोरिया की प्रसिद्ध घोषणा ने क्राउन एवं भारत शासकों के बीच विश्वास बहाल करने का प्रयास किया। तो महारानी विक्टोरिया विश्वास बहाल करने का उन्होंने प्रयास किया था। प्रशासनिक क्षेत्रों में इस प्रकार के सुधार और परिवर्तन लाए गए ताकि एक तरफ भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हो, दूसरी तरफ उन्हें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष भी ना हो। तो ब्रिटिश क्राउन का जब नियंत्रण हो गया तो नियंत्रणों का मजबूत भी हो जाए और असंतोष भी लोगों का व्यक्त ना हो। और निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है कि भारत में प्रशासन के लिए भारत सचिव के पद का सृजन हो गया था। तो भारत के सचिव के पद का सृजन 1861 के अधिनियम के आधार पर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण तथा 1870 के दशक तक वित्त विकेंद्रीकरण, यानी प्रशासन का विकेंद्रीकरण और फिर वित्त का विकेंद्रीकरण आरंभ। साथ ही स्टैट्यूटरी सिविल सेवा का सृजन पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था। तो ये सारे परिवर्तन आए थे। फिर इसमें हम फिर ब्रिटिश शासन को ठोस आधार देने के लिए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना आवश्यक था। अतः सैन्य एवं पुलिस सुधार के लिए कदम उठाए गए। तो सैनिकों के लिए और पुलिस सुधार के लिए कदम उठाए गए। सैन्य सुधार के क्रम में भारत तथा यूरोप तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखने और तोपखाना यूरोपीय अधिकारियों के अधीन रखने। तो तोपखाने जो क्या है, यूरोप के अधिकारियों के अंदर रखे गए और अधिकारियों के अधीन रखने तथा विभिन्न रेजिमेंटों को जाति एवं क्षेत्र के आधार पर विभाजित करने का निर्णय लिया गया। फिर इनके अंत में
इसके अंत में ब्रिटिश शासन को दीर्घजीवी बनाने के लिए फूट डालो राज करो की नीति के तहत हिंदू मुस्लिम को परस्पर विभाजित करने का प्रयास किया गया। हिंदू मुस्लिम को विभाजित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में ब्रिटिश भारत के इतिहास में 1857 का महाविप्लव एक विभाजन रेखा सिद्ध हुआ। सामाजिक नीति क्या थी? तो सामाजिक नीति में 1857 के महाविद्रोह के सबक लेते हुए ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारतीय सामाजिक क्षेत्र के मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, यानी समाज में हस्तक्षेप नहीं करना है। इस काल में ब्रिटेन के द्वारा जो भी सुधार और परिवर्तन किए गए वे भारतीय राष्ट्रवादियों के दबाव में आकर किए गए। उदाहरण के लिए बहराम जी मालवाड़ी की पहल पर 1851 में एज ऑफ कॉन्स्टेबल लाया गया, जिसके आधार पर लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाई गई थी। तो 1891 में आया था। उसी प्रकार 1829-30 में हर बिलास साहदा की पहल पर सरदार एक्ट लाया गया, जिसके तहत लड़के लड़कियों दोनों के विवाह की उम्र बढ़ाई गई। सांस्कृतिक नीति क्या थी? तो ब्रिटेन द्वारा नक्सल भेदभाव की नीति, संस्कृति में नक्सल भेदभाव की नीति पर बल देते हुए, तो नक्सलवाद इन्होंने बढ़ाया की नीति बल देते हुए भारतीयों को असभ्य बर्बर के रूप में चित्रित कर दिया। पहले तो प्रशंसा कर रहे थे, अब असभ्य बर्बर दिखाने लगे। यहाँ तक कि विक्टोरिया साइंस ने भी नक्सली विभाजन का समर्थन किया और ब्रिटिश ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच विभाजन के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। फिर ब्रिटेन के द्वारा धर्म के आधार पर जनगणना पर बल दिया। धर्म के आधार पर उन्होंने क्या करवाई? जनगणना करवाई। तो इस तरह से भारत को अशांत करने का प्रयास किया। अब है राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? सामान्य परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि राष्ट्र लोगों के ऐसे समुदाय को कहते हैं जिनके पास आपस में जुड़ाव होता है। तो जिन समुदायों में आपस में जुड़ाव होता है, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, और जो ऐतिहासिक शक्ति के उपज होते हैं, मतलब एक ही ऐतिहासिक शक्ति के उपज होते हैं। और राष्ट्रवाद को प्रेरित करने में परंपरा, संस्कृति, भौगोलिक एकता आदि कारकों की भूमिका होती है। यानी परंपराएं उनकी एकता करती हैं, संस्कृति एक करवाती है, भौगोलिक एकता भी उन्हें एक करने का भाव लाती है उनके मन में। फिर राष्ट्रवाद का आरंभिक मॉडल पश्चिम में विकसित हुआ था और यह सामंतवाद और पूंजीवाद के रूपांतरण का परिणाम था। यानी सामंतवाद जो था वहाँ और पूंजीवाद तो उसके रूप बदल रहे थे, उस कारण विकास हुआ वहाँ राष्ट्रवाद का। भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव की पृथक प्रक्रिया रही। यहाँ राष्ट्रवाद का विकास निम्न प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। जैसे राष्ट्रवाद की आरंभिक अभिव्यक्ति ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध, यानी सब लोग शोषण हो रहे थे तो उनके शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में इसे आगध राष्ट्र का नाम दिया गया। फिर दूसरा चरण पश्चिमी विचारकों के साथ आदान प्रदान के माध्यम से संभव हुआ। जब पश्चिम के लोगों के साथ विचार का आदान प्रदान हुआ तो इसे हम आधुनिक राष्ट्रवाद के रूप में जानते हैं। तो इसे आधुनिक राष्ट्रवाद के रूप में समझा। भारत में राष्ट्रवाद के संदर्भ में पश्चिमी विचार क्या थे? तो पहला विचार पश्चिम के लोगों का विचार क्या था? तो ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्टैची जो हैं उनका विचार है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल मानते, स्टैची और चर्चिल ये मानते थे कि भारत ना कभी राष्ट्र था और ना हो सकता है, क्योंकि भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता अत्यधिक है। दूसरा विचार था कि पश्चिमी विचारक बेनेडिक्ट एवं एडिसन जो लेखक हैं इन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं के उभार का श्रेय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को दिया। कि भारत में जो राष्ट्रवाद विकास हुआ वो औपनिवेश मतलब ब्रिटेन के कारण हुआ। इनके अनुसार भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद ब्रिटिश व्यवस्था के अनचाहे परिणाम के रूप में आया।
कि भारत मतलब ब्रिटिश ने चाहा नहीं लेकिन अनचाहे परिणाम के रूप में आ गया। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन ने निम्नलिखित रूपों में भारत को राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दिया, भले ही वह अनचाहा रहा हो। तो हाँ, भारत में राष्ट्रवाद उनके कारण अनचाहे परिणाम के रूप में जरूर कह सकते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों का एक वर्ग पाश्चात्य विचारों के संपर्क में आया। जब अंग्रेजी शिक्षा मिली तो यहाँ के विचार के लोग पाश्चात्य विचार के संपर्क में आए, जिससे उन्हें आधुनिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का अवसर मिला। यानी तर्कसंगत और विवेकपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया उन्होंने। भारतीय बुद्धिजीवी भी अब स्वतंत्र, समानता और प्रतिनिधित्व जैसे सिद्धांतों को महत्व को समझने लगे कि समानता क्या है, प्रतिनिधित्व क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समझा उन्होंने। और पश्चात राजनीतिक घटनाओं जैसे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम देखा उन्होंने, फ्रांस की क्रांति, इटली, स्पेन, यूनान की क्रांति, इनके राजनीतिक महत्व को समझने में, इनका महत्व क्या है राजनीति में, तो इन सबको समझने में उन्हें से अंग्रेजी जो शिक्षा थी उन्हें काफ़ी मदद की। इस प्रकार मिल्टन, शैली, वायरन और वॉल्टेयर, रूसो आदि विचारधाराओं को भारतीयों का परिचय हुआ इन विचारधाराओं से। तो आधुनिक यातायात एवं संचार व्यवस्था, आधुनिक यातायात कैसा था, संचार कैसा था, जैसे रेलवे, डाक एवं तार के विकास के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र के निवास करने वाले लोगों के बीच संपर्क बढ़ा। तो रेलवे के विकास से डाक घर मतलब डाक सेवाएं, पत्र लिखने और तार के माध्यम से संचार बढ़ गया। और उन्नत यातायात के साधनों के परिणाम स्वरूप उन्नत यातायात बढ़ा। तो उन्नत यातायात के जो साधन थे तो भारत में क्षेत्रीय भावनाओं का ह्रास हुआ, क्षेत्र की भावना मिट गई। अब जनता एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जल्द आ जा सकने लगी और बुद्धिजीवियों का भी आपसी संपर्क बढ़ा, यानी बुद्धिजीवी आपस में बात करने लगे। इस तरह एक दूसरे के विचार एवं समस्याओं का परिचय की भाव पैदा हुए और इस स्वाभाविक रूप से एक अखिल भारतीय कार्यक्रम बनना संभव हुआ, अखिल भारतीय रूप देना हुआ। प्रिंट मीडिया के कारण तो आधुनिक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विचारों का तेजी से प्रसार हुआ। इसकी मदद से भारतीय राष्ट्रवादी लोगों के बीच प्रतिनिधात्मक सरकार यानी प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार, स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वाधीनता यानी लोकतंत्र हो, इन सबको स्वाधीनता हो आदि जैसे विचार प्रसार सुगमता संभव हुई, विचार प्रसार हुआ इनका। फिर जागरण, जनगणना तो लोगों में समुदाय की भावना को मजबूत किया, एकता की भावना को बल प्रदान किया। तो जनगणना हुई तो जनगणना ने समुदाय की भावना को विकास किया, एकता की भावना को बल दिया। प्रशासनिक एकीकरण, ब्रिटेन ने भारत की भौगोलिक सीमाओं को स्पष्ट करके उनकी पहचान दी कि भौगोल यहाँ तक भारत है। और अर्थात ब्रिटिश शासन ने अपने औपनिवेशिक आर्थिक राजनैतिक हितों से प्रचलित होकर समस्त देश को राजनीति और आर्थिक रूप से एक सूत्र मान दिया। उनकी राजनीति पूरे क्षेत्र में एक सी थी और आर्थिक क्षेत्र पूरा एक सा था, तो उन्हें एक सूत्र में बांध दिया। भौगोलिक पहचान भी हो गई भारतीयों को। तो भारतीय विद्वानों द्वारा प्रतिवाद, अंग्रेजों ने हमेशा भारतीय भाषाओं को राष्ट्र प्रेस को कुचलने का प्रयास किया, यानी भारत की जो भाषाओं में प्रेस चल रहे थे उनको कुचला। और जाति और समुदाय पर आधारित जनगणना ने भारत के विभाजन को विभाजित करने का प्रयास किया। तो भारत की जो जाति थी, जाति समुदाय की जनगणना करके उन्होंने भारत की विभाजन करने का प्रयास किया था। फिर प्राचीन काल से ही भौगोलिक एकता की भावना रखता था भारत में, प्राचीन काल से ही भूगोल की एकता की भावना रही थी। तो इस तरह राष्ट्र के पश्चिम मॉडल और भारतीय मॉडल के बीच अंतर है। जैसे एक रूपता बनाम विविधता, वहाँ एक रूपता, भारत में एक रूपता बनाम विविधता, अर्थात राष्ट्र का पश्चात मॉडल भारतीय मॉडल से पृथक था। भारत एक महाद्वीपीय आकार वाला देश था, यहाँ बहुत अधिक सांस्कृतिक विविधता थी। एक राष्ट्रभाषा के स्थान पर भारत में 14, वहाँ मतलब ऐसा था कि एक रूपता थी लेकिन भारत में विविधता भी थी। फिर वहाँ एक भाषा थी, भारत में 14 प्रादेशिक भाषाएं के आधार पर दर्जा हुआ और वर्तमान में 22 भाषा फिर हो गई।
फिर कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन भी राष्ट्रवाद में सहायक हुए, जैसे सन्यासी और फकीरी विद्रोह। बंगाल में सन्यासी और फकीर विद्रोह 1763 से 18 ईस्वी तक चले। फिर पागलपंथी विद्रोह बंगाल में 1824 में ईस्वी में हुआ पागलपंथी विद्रोह। इस विद्रोह के नेता करम शाह थे, तो बंगाल में हुआ था जी, और इसके करमशाह नेता थे। उत्तरी बंगाल में हुए इस अर्ध धार्मिक प्रकृति के विद्रोह का मुख्य कारण जमींदार कृषकों के शोषण करना था। आगे चलकर किसानों ने टीपू कामराम शाह का पुत्र जो था के नाम पर फकीरा को अपना नेता बनाया, तो फकीरा को अपना नेता बना लिया था उन्होंने उस कामशाह के पुत्र के खिलाफ। और टीपू बकाउंड समुदाय का अनुयायी था। बकाउंड समुदाय के लोग एक दूसरे को पागल कहते थे। तो जो उसका पुत्र था वो किसी समुदाय का था, और इस विद्रोह ने कानूनी रूप ले लिया और रैयत ने मेमन सिंह जेल में अपना कानूनी प्रतिनिधि और स्थायी प्रतिनिधि मंडल नियुक्त कर दिया। फिर फाराजी आंदोलन बंगाल के आंदोलन है, इसमें फाराजी आंदोलन है 1838 में ईस्वी में 1851 ईस्वी तक अफीम की जबरन खेती के विरोध में, तो अफीम की जबरन खेती के विरोध में था ये। फदीरपुर में हाजी शरीयतुल्लाह ने किसानों को संगठित किया, और इस विद्रोह का प्रमुख कारण अधिक भू राजस्व ले रहे थे, अफीम की खेती करवाए थे। भू राजस्व का निर्धारण तथा बड़े स्तर पर किसानों की जमीनों से बेदखल करना, तो जमीन से बेदखल भी कर रहे थे, उनकी खेती जबरदस्ती करवा रहे थे। भू राजस्व का भी क्या कर रहे थे, भू राजस्व भी अधिक ले रहे थे। ये सब कारण थे इस विद्रोह के। फिर है मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र, ये मालाबार यानी केरल वाले क्षेत्र में हुआ 1836 से 54 ईस्वी में। तो मालाबार तट के किसान थे, मापला जो थे मालाबार तट के किसान थे केरल के। मालाबार में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था में किसान असंतुष्ट थे, यानी भू राजस्व व्यवस्था इसका भी कारण था कि वो किसान असंतुष्ट थे उससे। और फिर ब्रिटिश शासन भूस्वामियों के अधिकारों पर बल देता है। ब्रिटिश का जो शासन है वो भूस्वामियों के अधिकारों पर बल देता था, अतः उसने भू बंदोबस्ती के क्रम में उच्च वर्ग के हिंदुओं और नंबूदरी तथा नायर जैन मियों की शक्ति को पुनः अधिकार के साथ स्थापित कर दिया। इनमें से अनेक को पहले टीपू ने दक्षिण की तरफ खदेड़ा और तथा फिर उनकी भूमि मुस्लिम किसानों को जो मोपला कहलाते थे को आवंटित कर दी। तो टीपू ने दक्षिण की खदेड़ा, मोपला को भूमि किसानों को दे दी। और ब्रिटिश व्यवस्था के तहत मोपलाओं की सामूहिक रूप से भूमि से बेदखली एक परिणाम था। तो मोपलाओं को समूह रूप से क्या है, भूमि से बेदखल कर दिया गया था, तो उसका परिणाम था। और मुसलमानों को सामुदायिक एकजुटता हो गई, तो मुसलमान एकजुट हो गए थे समूह में। और इसमें क्या हुआ, मोपला रैयतों को रैनदार बना दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मोपला रैयतों ने जैनमियों के खिलाफ हिंसा प्रारंभ कर दी थी। 1836 ईस्वी में 54 ईस्वी के मध्य में जैनमियों के अत्याचार के विरुद्ध, तो जैनमी जो भी थे तो अत्याचार कर रहे थे, उनके विरुद्ध 22 विद्रोह हुए। और इन विद्रोह में जैनमियों की समाप्ति पर आक्रमण और मंदिरों को नष्ट करने का स्वरूप, तो जैन जो थे उनकी समाप्ति की गई, आक्रमण किया गया मंदिरों पर उनके, और ने इसका स्वरूप धारण कर लिया। और मोपला असंतोष की जड़ें स्पष्टतः कृषि व्यवस्था में थी, कि मोपला कृषि व्यवस्था से असंतुष्ट थे। फिर है नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। ये मोपला आंदोलन को अपवाद में रखा जाए तो सबसे अधिक उग्र, विस्तृत
किसान आंदोलन 1960 ईस्वी में नील विद्रोह था, बंगाल में हुआ था, यानी बंगाल की नदियाँ जल में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा आरंभ किया गया। तो दिगंबर विश्वास ने और विष्णु विश्वास के द्वारा आरंभ हुआ था ये विद्रोह। यह विद्रोह देखते देखते संपूर्ण बंगाल में फैल गया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण नील उत्पादकों, जो अधिकांशतः यूरोपीय थे, तो नील उत्पादन करवा रहे थे, यूरोपीय थे वो, उनके द्वारा किसानों पर जबरन नील की खेती और उत्पादित नील को कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर करना था। तो जबरदस्ती नील की खेती करा और कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इतना भी नहीं, किसानों को कम कीमत वाला पैसा भी नहीं दिया जाता था और प्रायः ठग लिया जाता था। यह विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए सरकार ने एक नील आयोग का गठन किया। तो नील आयोग बनाया गया था जो किसानों की मांग को सही बताया उसने। और दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में किसानों की विजय गाथा का वर्णन किया। तो दीनबंधु मित्र में दर्पण में ये इनकी कहानी फिर आई। फिर बंगाल का पबना विद्रोह। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल के पबना जिले में जमींदारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह हुआ। तो कहाँ हुआ था? ये बंगाल के पबना जिले में, बंगाल साइड हो रहे हैं ये विद्रोह। बंगाल रैयत कानून में रैयतों के सुधार दी गई थी। मतलब बंगाल की जो रैयत है, तो रैयत कानून में रैयतों को सुरक्षा दी गई थी और रैयत उन लाभों को प्राप्त करना चाहते थे, परंतु जमींदार जिसमें व्यवधान उपस्थित कर रहे थे, जमींदार व्यवधान उपस्थित कर रहे थे जो रैयतों की सुरक्षा थी उसमें। और इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसमें केवल जमींदारों को निशाना बनाया गया, तो जमींदार को निशाना बनाया गया था, ब्रिटिश सरकार को नहीं। किसानों के प्रयास से 1885 में बंगाल रैयत कानून पारित हुआ। 1885 में बंगालों के रैयतों के लिए कानून पारित हुआ जिसमें किसानों को कुछ राहत प्रदान की गई। इस विद्रोह को केंद्र में रखकर मुशर्रफ हुसैन ने जमींदार दर्पण नामक नाटक लिखा है। मुशर्रफ हुसैन ने। फिर मॉडल प्रश्न कि यह विडंबना है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत में प्रारंभिक प्रतिरोध यथाकथित अशिक्षित असभ्य कहे जाने वाले लोगों की ओर से हुआ। उदाहरण की मतलब जितने भी विद्रोह हो रहे हैं असभ्य कहे जाने वाले लोगों की ओर से हो रहे थे। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव ब्रिटिश शासन की देन है? यद्यपि यह सही है कि ब्रिटिश ने भारत में ऐसे कारकों को जन्म दिया जिन्होंने राष्ट्र के रूप में भारत के विकास में अपनी भूमिका निभाई, फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद केवल ब्रिटिश शासन की देन है। इसके निम्न कारण थे। भारत में प्राचीन काल से ही जम्मू द्वीप की अवधारणा चली आ रही थी, जो भारत को एक भौगोलिक इकाई न होने का मतलब भौगोलिक इकाई होने का एहसास दिला रही थी। फिर जैसे कि ब्रिटिश विद्वान क्रिस्टोफर बार्ली भी मानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से देशभक्ति, अच्छी सरकार आदि की अवधारणा प्रचलित थी। तो ब्रिटिश विद्वान जो क्रिस्टोफली हैं मानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से देशभक्ति की, अच्छी सरकार की अवधारणा प्रचलित थी। फिर राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों का अपना प्रभाव छोड़ा था। उनके प्रतिक्रिया भी अलग अलग हुई। तो सामाजिक वर्गों की प्रतिक्रिया अलग अलग हुई क्योंकि उन पर प्रभाव अलग अलग था। उदाहरण के लिए ब्रिटिश शासन ने कुछ पुराने राजाओं नवाबों को विस्थापित कर दिया था और आदिवासी समूहों किसानों का शोषण किया था। अतः उनके द्वारा समय समय पर विद्रोह और आंदोलन गठित किए गए। दूसरी तरफ उसने शिक्षित भारतीयों पर अलग प्रकार का प्रभाव छोड़ा। तो जो शिक्षित भारतीयों पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव छोड़ा। सिविल तथा नागरिक आंदोलन।
तो इस तरह से आंदोलन होने लगे। फिर सिविल और नागरिक आंदोलन हुए। तो ब्रिटिश भारत में राजाओं, नवाबों, जमींदारों को उनके पद से विस्थापित कर दिया गया था। इस कारण कुछ अधिकारी और सैनिक भी बेरोजगार हो गए। तो अधिकारी भी हो गए, जो काम कर रहे थे, वो सैनिक बेरोजगार हो गए थे। तो राजा, नवाबों, जमींदारों, बेरोजगार सैनिक जो थे समय समय पर विद्रोह करते रहे। चूंकि उनकी प्रजा को उनसे लगा होता था, अतः वे भी अपने स्वामी के लिए खड़े हो जाते थे। उदाहरण के लिए हम कुछ विद्रोह देख सकते हैं। तो इन विद्रोहों में है सन्यासी विद्रोह बंगाल। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ 1763 से 1800 ईस्वी में। तो बंगाल में अंग्रेजों द्वारा स्थापित नई अर्थव्यवस्था के कारण बेदखल हुए किसान और विघटित सिपाही और सत्तायुचित जमींदार और धार्मिक नेता इस विद्रोह में शामिल थे। ये मूलतः कृषक थे, लेकिन इन्होंने सन्यासी का रूप धारण कर लिया था। तो ये कृषक थे, इन्होंने सन्यासी का रूप धारण कर लिया था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिहार, बंगाल था। तो आंदोलन जो हुआ उसका केंद्र बिहार और बंगाल था। ब्रिटिश सरकार ने सैन्य कार्यवाही कर इस विद्रोह को निर्ममता पूर्वक दबा दिया। इस विद्रोह में हिंदू मुसलमानों के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था। तो हिंदू मुसलमान दोनों ने सन्यासी विद्रोह में कंधा से कंधा मिलाकर काम किया। फिर विजयनगरम के राजा द्वारा विद्रोह ये 1794 में हुआ। 1765 ईस्वी में उत्तरी सरकार का जिला ब्रिटिश को प्राप्त हुआ। उत्तरी सरकार का जिला ब्रिटिश को प्राप्त हुआ। 1794 में विजयनगर के शासक की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया उन्होंने। तो विजयनगर का जो शासक था उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया। उसकी सेना भंग कर दी गई और फलतः उन लोगों ने विद्रोह किया। त्रावणकोर में दीनबंधु दीवान बेलूपंथी का विद्रोह। तो त्रावणकोर जो है, तो त्रावणकोर के दीवान जो है बेलूपंथी का विद्रोह 1865 में, वो 1805 ईस्वी में हुआ। त्रावणकोर के शासक पर सहायक संधि थोप दी गई। उन पर जो अनेक प्रकार का नियंत्रण लगाया गया। अतः क्रूर ब्रिटिश नीति के विरुद्ध त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी ने विद्रोह किया। तो अनेक प्रकार के उन पर नियंत्रण लगाए गए थे। तो त्रावणकोर में फिर विद्रोह हुआ। फिर तमिलनाडु में केतूर की रानी चेन्नम्मा का विद्रोह हुआ, 1824 में हुआ। तो केतूर में उस समय एक प्रबल विद्रोह हुआ था 1824 में। इसमें स्थानीय शासक की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने गोद लिए गए केतु के उत्तराधिकारी को मान्यता देने से इनकार कर दिया था और दिवंगत शासक की विधवा रानी चेन्नम्मा ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। फिर मैसूर का विद्रोह 1831-34 में। तो टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर का छोटा सा राज्य बांड्याज वंश के कृष्णराज तृतीय को दिया गया था। तो टीपू की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो छोटा राज्य था वो बांड्याज वंश के कृष्णराज को मतलब तृतीय को दिया गया था और एवं उस पर सहायक संधि थोप दी गई थी। तो सहायक संधि इसमें थोप दी गई थी मैसूर में, चूँकि राजा को ब्रिटेन के लिए अधिक रकम उगाहनी थी। अतः किसानों द्वारा भू राजस्व की दर बढ़ा दी। किसानों ने जो भू राजस्व की दर बढ़ा दी गई थी, तो भू राजस्व की दर बढ़ा दी गई थी। फलतः जनता ने विद्रोह कर दिया था। इसे जनता ने कर दिया था। फिर जनजाति विद्रोह। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने अपने विस्तार के क्रम में जनजातीय क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया तथा फिर उस क्षेत्र का दोहन करने के क्रम में जनजातीय लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो जनजाति लोग हैं तो उनके जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू किया उन्होंने। इस कारण जनजाति लोगों में असंतोष उत्पन्न हो गया था और वे समय समय पर ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करते रहे। फिर असंतोष के कारण जनजातीय क्षेत्र में सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा यानी खटखटाती प्रथा प्रचलित थी। तो जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्ति हुआ करती थी और परंतु ब्रिटेन ने भूमि पर निजी स्वामित्व की अवधारणा को आरोपित किया, निजी स्वामित्व ला दिया था सबकी। तो भू राजस्व की बड़ी राशि वसूली जा सके इसलिए। तो
जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ वहां जमींदार, ठेकेदार, महाजन जैसे शोषक समूह भी पहुंच गए। और फिर वहां जनजातीय क्षेत्रों में जमींदार, ठेकेदार, महाजन और ये शोषण करने के लिए पहुंच गए। ठेकेदारों द्वारा जनजातीय लोगों को अनुबंधित श्रमिक के रूप में चाय बागान में काम कराया जाता और अन्यत्र काम के लिए भेजा गया था। तो इस तरह इन लोगों के द्वारा भी विद्रोह हुआ। तो इनके द्वारा विद्रोह किया गया था। अब है और फिर जनजातीय क्षेत्रों में बेठ बेगारी या जबरन बेगारी का प्रचलन था। जनजातीय लोगों को मुफ्त में श्रम के लिए लगाया जाता था। अफीम की खेती पर पाबंदी लगा दी गई थी। झूम कृषि पर भी पाबंदी हो गई थी। इनके विरुद्ध जनजातीय लोगों द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। देसी शराब बनाने के बदले जनजातीय लोगों के प्रत्येक घर के हिसाब से अबकारी लगाया जाता था, यानी उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लग गए थे जनजातियों पर। तो प्रमुख विद्रोह और आंदोलन हुए जनजातियों द्वारा। तो कोल जनजातीय विद्रोह यानी 1831 में हुआ, छोटा नागपुर में हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल जनजाति विद्रोह। तो क्षेत्र की कोल जनजाति के लोग अपनी जमीन बाहरी किसानों को हस्तांतरित होने देसी शराब पर उत्पादन शुल्क लगाने तथा जबरन अफीम उगाने के लिए बाध्य करने के कारण व्यापक असंतोष था उनमें कि उनकी शराब देसी शराब है तो उस पर शुल्क लगा रहे हैं, अफीम उगाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, मतलब जबरन करवा रहे हैं और व्यापक असंतोष थे। इसलिए 1831 में बुद्धो भगवत के नेतृत्व में कोल जनजातियों ने हजारों बाहरी किसानों को मार दिया और ब्रिटिश शासन ने एक बड़े सैन्य अभियान के तहत कानून व्यवस्था शांति पुनर्स्थापना की। इस विद्रोह की एक विशेषता रही कि इसने दमन के बाद भी ब्रिटिश शासन और उसके अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। तो ब्रिटिश शासन ने अनेक परिवर्तन किए जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में प्रशासन को सरल लचीला रूप देना था। तो प्रशासन ने फिर थोड़ा सरल नियम बनाए। संथाल विद्रोह 1856 में हुआ। तो 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह में सातवां महत्वपूर्ण विद्रोह संथाल विद्रोह था। इसका प्रमुख क्षेत्र भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी था। तो भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था। तो पहाड़ियों के बीच जिसे दमन एक कोह के नाम से जाना जाता है, संथाल विद्रोह हुआ और तथा इसमें कृषि करने वाले संथाल जनजाति पर साहूकारों और जमींदारों ने अत्याचार कर भूमि से उन्हें बेदखल कर दिया गया था। और इस विद्रोह के दो प्रमुख नेता सिद्धो और काहू थे। ब्रिटिश सरकार ने 1856 में एक बड़ी सैन्य कार्यवाही के बाद संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने संथाल क्षेत्र को पृथक जिला घोषित कर दिया। तो संथाल विद्रोह जो था उसको पृथक जिला घोषित कर दिया। उसका नामकरण संथाल परगना कर दिया गया। इसके साथ ही किसी संथाल आदिवासी द्वारा गैर संथाल को भूमि अंतरण और गैर कानूनी हो गया, यानी गैर संथाल को भूमि देना गैर कानूनी बन गया था। फिर रंपा विद्रोह 1879। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में राजू रंपा के नेतृत्व में हुआ था। तो गोदावरी जिला है, तो गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी, गोदावरी जिला के उत्तर में रंपा पहाड़ी में हुआ था। और यह विद्रोह साहूकारों के शोषण, तो साहूकार शोषण कर रहे थे, तो और वन कानून, झूम कृषि प्रतिबंध और इमारती लकड़ी चराई कर में
वृद्धि, तो चराई के कर में वृद्धि कर दी थी, इमारती लकड़ी नहीं दे रहे थे, तो वृद्धि के प्रावधान के विरुद्ध हुआ था। यह विद्रोह अपने आप को राम की सेना, रामदंडू कहते थे। तो राम की सेना कहते थे ये लोग रंपा विद्रोह में लोग। और ब्रिटिश सरकार ने 1880 में इस विद्रोह को दबा दिया। और एक बार फिर इन्होंने 1922 से 1924 में के बीच अल्लूरी श्रीराम राजू के नेतृत्व में यह विद्रोह चलता रहा है। मुंडा या उल्लूगन विद्रोह, मुंडा विद्रोह या अलूगन विद्रोह 1898 और 19वीं ईस्वी तक आया। 1900 ईस्वी में मुंडाओं की ने रांची के दक्षिण क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह शुरू किया। यह महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। मुंडा जनजाति के समूह खेती का प्रचलन था, खेती करते थे, जिन्हें खुट्टी यानी खुट्टी कहा जाता था। जागीरदारों द्वारा खुट्टी अधिकारों का उल्लंघन, अनुबंधित मजदूरों की समस्या और एवं बेट बेगारी आदि के कारणों ने मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। तो अनुबंध मजदूर थे, तो अनुबंध मजदूरों की समस्या और बेट बेगारी की समस्या के कारण ये हुआ।